राइट। तो कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे थे, अब आज उसी लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस देखते हैं एप्लीकेशन के किस तरह के होते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन तुम लोगों के पास में आ रहा है, विच इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ दिस परसेंटेज पार्ट। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको मैं थोड़ा सा लिखते लिखते समझाने की कोशिश करता हूँ। वो कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा बताते बताते ही मैं उसको लिख जाता हूँ। अब पेपर में तुमको जो मिलेगा वो अलग मिलेगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि प्राइस ऑफ शुगर जो है वो बढ़ गया है फ्रॉम ₹6 पर केजी टू ₹7.50 पर केजी। मतलब तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्राइस जो था पहले शुगर का ₹6 पर किलो, उसको बढ़ा के कर दिया गया है ₹7.5 पर केजी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर ऐसा होता है तो एक आदमी को अपना कंजप्शन को कितना परसेंट रिड्यूस करना पड़ेगा, बाय हाउ मच परसेंट वन शुड रिड्यूस हीज कंजप्शन सच दैट नेट एक्सपेंडिचर शुड नॉट चेंज। नेट एक्सपेंडिचर शुड नॉट चेंज मतलब अगर किसी आर्टिकल का प्राइस बढ़ रहा है तो किसी भी इंसान को अपना कंजप्शन जो है उस आर्टिकल का कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा वो उस पर खर्च करना चाहता था वहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। तो ये इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, और इसके बारे में मैंने हल्का सा पहले कुछ ही क्लास में बताया भी हुआ है कि अगर किसी आर्टिकल का प्राइस कुछ परसेंट बढ़ जाता है तो हम लोग को कितना परसेंट अपना कंजप्शन कम करना है जिससे कि नेट एक्सपेंडिचर ऑन दैट आर्टिकल शुड नॉट चेंज। पहले तो ये बताओ ऐसी कोई बात हमने की है या नहीं की है, अगर याद है तो बताओ, नहीं की है तो मैं बता दूंगा। की थी तो उसका क्या फॉर्मूला दिया था ये भी याद होना चाहिए। क्या था यहाँ पे, कुछ मैंने बताया था कि अगर एक प्राइस ऑफ द आर्टिकल R% बढ़ रहा है तो कितना परसेंट हम लोग को अपना कंजप्शन कम करना पड़ेगा जिससे कि हमारा नेट एक्सपेंडिचर ऑन दैट आर्टिकल शुड नॉट चेंज। क्या बताया था, कुछ याद है? चलो तुम लोग ये क्वेश्चन एक बार करके देखो क्या है। अच्छे जगह फॉर्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट इस क्वेश्चन को अगर पूछा जाए तो कैसे करोगे ये एक बार देखो। हो सकता है वो फॉर्मूला अभी तुम लोग को नहीं याद आ रहा होगा, इट्स लॉन्ग बैक। 20% क्या किए बताओ पहले, इसमें क्या किए? 20% है तो सही ऑप्शन में। हाँ हम्म हम्म 7.5 से क्यों किया? 7.5 से क्यों किया? हाँ हाँ अच्छा रुक जाओ, अभी अभी रुक जाओ, ठीक है ओके। पहले एक चीज बताओ कि अगर प्राइस ₹6 से बढ़ के ₹7.5 हो गए हैं तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? क्योंकि तुमको ये तो पता चल रहा है कि शुगर का जो प्राइस है पर केजी वो ₹6 से बढ़ के ₹7.5 पर केजी हो गए, तो परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस कितना हुआ ये बताओ ना पहले। कंजप्शन हम लोग देख लेंगे बाद में, कितना कंजप्शन कम करना, कितना? 25%। कैसे निकालते हैं, पहले फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था। पहले तो नेट चेंज देख लो, नेट चेंज यहाँ पे ₹1.5 का है, अपॉन ओरिजिनल हम लोग 6 को मानेंगे इंटू 100, तो ये इसको काट देगा 4 में, तो इससे पता चलता है कि 25% जो है मेरा प्राइस शुगर का बढ़ गया। तो मैंने जो फॉर्मूला एक्चुअली तुम लोग को बताया था वो दो तरीके से बताया था, तो अभी वो जो फॉर्मूला वाला तरीका है वो एक बार याद दिला दूं। मैंने ये फॉर्मूला दिया था कि अगर कोई प्राइस R% बढ़ रहा है तो हम लोग को अपना कंजप्शन कितना परसेंट कम करना होता है, उसका फॉर्मूला होता है R/100 प्लस R इंटू 100%। तो जैसे ही तुमने इस क्वेश्चन में ये बताया मुझे परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर, दैट इज नथिंग बट R। 25% जो है वो R का वैल्यू है, तो वो इस फॉर्मूला में डाल दो, तो 25/125 इंटू 100 काटा इसको, आंसर आ गया 20%। अब ये जो फॉर्मूला है इससे तुम कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे अगर तुमको ये पता चल जाए कि तुम्हारा परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस कितना है तो वहाँ पे कितना परसेंट अपना कंजप्शन को तुमको कम करना है वो तुम यहाँ से निकाल सकता है। और इसी क्वेश्चन में अगर मान लो प्राइस डिक्रीज हो रहा होता
तो तुम अपना कंजप्शन बढ़ा सकता था। तब सेम फॉर्मूला में तुम्हारा फॉर्मूला जो होता है वो बन जाता R/100 माइनस R। ठीक है, तो अब एक बार दीपांशु तुम जो आंसर बोला था वो 20 बोला था या 25 बोला था? 20 बोला था ना, तो फिर ठीक है, तुम्हारा जो तुम जिस तरीके से किया है वो भी ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। बट जो मेन मैं फॉर्मूला देना चाह रहा था वो ये वाला फॉर्मूला था, ये मैंने पहले भी एक बार क्लास में तुम लोग को बोला था। चलो एनी हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सैलरी जो है दैट इज इक्वल्स टू 40% ऑफ बी सैलरी, और बी सैलरी जो है दैट इज इक्वल्स टू 25% ऑफ सी सैलरी। अब क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन है ए का सैलरी बी के सैलरी का 40% है और बी का सैलरी सी के सैलरी का 25% है। तो तुमको बताना है व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी। ए का सैलरी सी के सैलरी का कितना परसेंट है ये बताना है। कितना आ रहा है? 10% आ रहा है। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो हम लोग का ए का सैलरी है 40% ऑफ बी, तो 40% ऑफ बी का मतलब हो जाएगा 40/100, जिसको तुम 2/5 ऑफ बी लिख सकते हैं। और बी का सैलरी सी के सैलरी का 25% है, तो यहाँ C/4 हो गया। लेकिन कंपेरिजन तुमको सी और ए के बीच में करना है, तो इस बी को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो ये दे देगा तुमको a इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू C/4। अब यहाँ तुम काटाकुटी कर लो तो a का वैल्यू आ गया C/10। इससे पता चलता है कि a का सैलरी सी के सैलरी का बाई 10। तो हम सी को जहाँ पे जो भी वैल्यू दे दें, मान लो सी को मैं 100 दे देता हूँ, तो a की वैल्यू रिड्यूस होकर 10 हो जाएगी। दैट मीन्स a का सैलरी सी के सैलरी का 10% है। ये समझ सकते हैं हम लोग। अगर a इक्वल्स टू C/10 आ गया है तो सीधी सी बात है कि a का सैलरी जो है वो सी के सैलरी का 10% माना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहीं पे कोई डाउट आएगा तो पटाख से पूछ लेना मेरे से। ऐसा नहीं है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा, तुम पूछ सकते हो आप हमको रोक के कि नहीं सर ये बात समझ में नहीं आया। अब चलो अगले क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तुमको बोल रहा है कि एक इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट्स के बीच में, और हाँ बोलो। सर पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि अगर सी की सैलरी 100 ले लेते हैं तो ए का 10 आ जाएगा। सी का सैलरी 100 ले लोगे तो ए का 10 आ जाएगा। ए की 125 हो जाएगी। एक सेकंड, सी का सैलरी 100 ले रहे हो ना, तो ए का सैलरी 10 हो जाएगा। यहाँ से इस रिलेशन में डाल रहा हूँ मैं। अच्छा स्टार्टिंग में बोल रहे हो सी का सैलरी, अच्छा वैसे मेथड से कर रहे हो। सी का सैलरी तुमने 100 लिया तो बी का सैलरी उसका 25% है, तो 25 हो गया। ठीक है, तो ए क्या है, बी का 40%, मतलब इसका 2/5 कर लो। 2/5 ऑफ 25 क्या हो गया? 10। इससे भी तुम निकाल सकते हैं। अब सी का 100 है, ए का 10 है, वहां से तुम देख लो। ये तरीका हमने वो पिछले वाले कुछ केसेस में लगाया था जब स्टार्टिंग में सीख रहे थे, तो वही हो गया, फिर से 10% ही आ गया। कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक तरीका हो सकता है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये होगा ना, ये जो मैंने किया यही होगा, ये तुम अभी कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ वही होगा फिर। हाँ अच्छा, अभी क्वेश्चन क्या है कि दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में 75% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, मतलब सारी जनता वोट नहीं करती है, पूरी जनता का सिर्फ 75% कास्ट देयर वोट्स, जिसमें से आउट ऑफ विच 2% वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 2% वोट्स जो है तुम्हारा डिक्लेयर्ड हो जाता है इनवैलिड। अब क्वेश्चन है, ए कैंडिडेट गॉट 9261 votes which were 75% of the total valid votes। अब ये सबको अच्छे से समझो क्या लिख रहा हूं मैं। और क्वेश्चन फाइनली पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन। अब क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। एक इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट्स के बीच में, और इलेक्शन में टोटल 75% जनता जो है वो अपना वोट डालती है,
और उस 75% में से 2% वोट्स खारिज हो जाते हैं, इनवैलिड का मतलब है वो माना नहीं जाता है, बेकार है वो। अब जिस बंदे को 9261 वोट्स मिले हैं वो टोटल वोट्स का मतलब टोटल वैलिड वोट्स का 75% है। तो तुमको ये बताना है कि कितने लोगों ने वोटिंग की थी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन। वन टू थ्री फोर नहीं है नहीं है। चलो चलो ठीक है, वो कहीं पे कुछ एक चीज़ को शायद गलत तरीके से ले रहे हो, तो उस हिसाब से क्या हो रहा है कि आंसर भी बिल्कुल ही अलग चले जा रहा है। 5 डिजिट का नंबर बेशक आंसर में है लेकिन इट्स नॉट 12348। अच्छा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया है, मैं फिर बता देता हूँ इसमें करना क्या है, क्योंकि करूँगा मैं भी मेथड से ही करूँगा। देखो सबसे पहली चीज़ है 75% लोगों ने वोट किया है, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को मान लेते हैं x, तो उसमें से 75% लोगों ने वोट किया है। बट ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होता है, क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि सिर्फ 2% वोट को हम लोगों ने इनवैलिड डिक्लेयर किया है। तो इसका मतलब है कि इस 75% का 98% तो मेरे काम का है, और जो इंसान 9261 वोट्स लिया है वो इस पूरे का 75% वोट्स कैप्चर कर चुका है। तो तुम्हारा इक्वेशन फाइनली क्या बन गया, 75% ऑफ 98% ऑफ 75% ऑफ x, और इस वैल्यू को मैं इक्वेट करूंगा 9261 के साथ। अब इस इक्वेशन को ही समझना है क्योंकि इसके बाद का जो कैलकुलेशन है ये तुम लोग कर सकते हैं, और मैं तुम लोग को दूंगा मौका कि तुम इसका कैलकुलेशन मुझे करके बताओ। बस तुमको ये समझना है कि ये जो मैंने लिखा है ये तुम लोग समझ पाया या नहीं समझ पाया। अच्छे से देख लो इसका आंसर आफ्टर सॉल्विंग आएगा 16800। ठीक है, अब लेकिन पहले ये देख लो कि ये चीज़, क्योंकि ये अब मैंने बता दिया ना, क्वेश्चन में पेपर में कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, तो वहाँ पे तुम्हारी जो फ्रेमिंग है वो इस हिसाब से तुम कर पाओगे कि नहीं वो देख लो एक बार। हैव यू अंडरस्टूड दिस इक्वेशन, किस तरह से मैंने पहले 75% ऑफ x लिया, फिर उसमें 98% किया और फिर उसका 75% किया। उस सारी चीज़ें क्वेश्चन के अंदर है, मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया इसमें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ एक बार और बताना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्शन होता है जिसमें 75% जनता वोट डालती है, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को अगर मैं x मान रहा हूँ तो उसमें से 75% लोगों ने वोटिंग की है, तो ये जो पार्ट है ये 75% ऑफ x उन वोटर्स के लिए। लेकिन उसमें से 2% बेकार वोट है, तो हमें उनकी काउंटिंग नहीं करनी है, तो हमारे लिए काम की चीज़ जो होगी वो 98% ऑफ दिस टोटल नंबर ऑफ वोट्स होंगे। और जो इंसान मान लो जीता है उसको मिला है 9261 वोट्स, जो कि इन वोट्स का 75% है, तो मैंने फिर इस वैल्यू का 75% ले लिया और उन सबको इक्वेट कर दिया 9261 के साथ। इसके बाद छोटा मोटा कैलकुलेशन है जो कि तुम लोगों को करना है, और वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी दैट इज टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, वो हो जाएगा 16800। नाउ इज इट क्लियर? आया कुछ समझ में? हाँ ठीक है। वो देखो ऐसा मतलब मैं एकदम ये नहीं बोलूँगा कि एकदम समझ में आ गया, लेकिन करोगे तो पता चलेगा ना कि क्या चल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन होगा ये। ओके इस क्वेश्चन में तुमको क्या दिया जा रहा है पहले एक बार देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करके मैं दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन किया था इसको थोड़ा छोटा करके दे रहा हूँ। 2 कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ जिसमें से 68
वोट्स को हमने पहले ही बोल दिया कि इट इज इनवैलिड। और जो विनिंग कैंडिडेट है, जो जीता है, उसको मिला है 52% ऑफ द वोट्स एंड ही वन बाय 98 वोट्स। जो आदमी जीता है विनिंग कैंडिडेट, उसको 52% वोट्स मिला और वो जीता कितने वोट से है? 98 वोट्स से। तो तुमको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने डाले गए थे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने डाले गए थे, ये बताना है। आंसर बोल रहा है? नहीं, ये आंसर तो मैच नहीं कर रहा है तुम्हारा। नहीं, वैलिड वोट्स होगा ना, इनवैलिड वोट्स को उसमें नहीं मिलाना है। लेकिन जब टोटल नंबर ऑफ वोट्स हम काउंट करेंगे फाइनल, तो उसमें फिर ये जो 68 छोड़ के बैठे हो वो भी तुमको ऐड करना पड़ेगा। अभी तुम्हारा फिलहाल क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले समझो उसको। जो आदमी जीता है उसको 52% वोट अगर मिला होगा, तो जो आदमी हारा है उसको 48% मिला होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बन गया 4%, जो कि इक्वल है 98 के साथ। तो तुम्हारा पहला इक्वेशन बना 4% ऑफ x इज इक्वल टू 98, जिसमें x को हम लोग मान रहे हैं वैलिड। लेकिन जब तुम ये कैलकुलेशन करोगे तो तुमको तो पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने डाले गए, तो तुमको उस आंसर के साथ जो तुम अभी x निकालोगे उसके साथ में 68 को भी ऐड करना पड़ेगा। अब तुमको यहाँ से अपने आप ही कैलकुलेशन कर लेना चाहिए कि सर अब मुझे समझ में आ गया है x की वैल्यू आएगी पहले 98 इंटू 100/4, 4 इसको काटा 25 में 2518, यस, क्योंकि ये सॉल्व करके तुम्हारा आ रहा होगा 2450। ये वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे 2450 आएगा। अब इसमें तुमको क्या करना है, ये जो 68 इनवैलिड वोट्स थे उनको भी ऐड कर देना है, तब जाके तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ वोट्स इंक्लूडिंग वैलिड एंड इनवैलिड दोनों को देखना है। 2450 प्लस 68, आंसर कितना बोला तुम लोगों ने, इसको ऐड कर लो एक बार जल्दी से, 2518 आ रहा है समझ में? क्योंकि जो आदमी जीता है उसको 52% मिला है, तो जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा 48%। तो इनका जो डिफरेंस है वही तो 4% ऑफ x हुआ ना, और वो किसके इक्वल है, 98 के इक्वल है। या तो तुम इसको ढंग से लिखो ऐसे करके 52% ऑफ x माइनस 48% ऑफ x इज इक्वल्स टू 98। अब मैंने ये स्टेप स्किप कर गया, मैं सीधा लिख दिया 4% ऑफ x इज इक्वल्स टू 98। x क्या है, वैलिड वोट्स। जैसे ही x निकलेगा तो उसने तो तुमको वैलिड वोट्स नहीं पूछा था, उसने तुमको पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो जो भी तुम x निकालोगे उसके साथ में जो टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स है उसको भी गिन दोगे, तो वो आंसर बन जाता है 2518। क्लियर है, हाँ या ना? चलो एक क्वेश्चन और करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताना। 5th क्वेश्चन, दो आदमी हैं ए और बी, इनका कंबाइंड सैलरी है 2000 रुपये। दो इंसान है ए और बी, इनका कंबाइंड सैलरी है 2000 रुपये। ए अपनी सैलरी का 95% खर्च कर देता है। ए स्पेंड्स 95% ऑफ हिज सैलरी, स्पेंड लिख देता हूँ, और बी जो है वो अपनी सैलरी का 85% खर्च कर देता है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं एट द एंड, तो सेविंग्स ऑफ ए जो है
वो सेविंग्स ऑफ बी के बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो तुमको ये बताना है कि ए और बी की इंडिविजुअल सैलरी क्या होगी। मतलब ए ने 95% खर्च किया, बी ने 85% खर्च किया, तो तुमको लगेगा कि ए के पास कम पैसे बचने चाहिए और बी के पास ज़्यादा। लेकिन आंसर क्या कह रहा है कि ऐसा होने के बावजूद भी सेविंग्स ऑफ ए जो है वो सेविंग्स ऑफ बी के बराबर है। तो तुमको ये बताना है कि ए और बी की सैलरी कितनी होगी इंडिविजुअली। और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है कि ए और बी की कंबाइंड सैलरी 2000 रुपये की। इस क्वेश्चन के लिए अब जो टाइम दोनों ले रहा है एक्स्ट्रा हो जा रहा है वो। इस क्वेश्चन के लिए यहाँ तक ही ठीक था, इतने में आ जाना चाहिए था। तो व्हाट एग्जैक्टली यू पीपल आर डूइंग, मुझे कोई क्लू नहीं मिल रहा है। ओके फाइन, ए की सैलरी 1500 है और बी की 500 है। बहुत ही सिंपल था। देखो, अगर ए अपनी सैलरी का 95% खर्च कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो सेविंग्स होगी वो 5% होगी। तो 5% किस चीज़ का? उसकी सैलरी का। तो सपोज कर लो मैं एक्स ले लेता हूँ ए की सैलरी, तो बी की सैलरी ऑब्वियस सी बात है 2000 माइनस एक्स होगी। तो ए क्या करता है, अपनी सैलरी का 5% ही बचा पा रहा है, तो 5% ऑफ एक्स। और बी अगर अपनी सैलरी का 15% खर्च कर रहा है तो वो 15% 85% खर्च कर रहा है, तो वो 15% बचा रहा होगा। तो 15% ऑफ 2000 माइनस एक्स। अब तुम बोलोगे सर आपने इक्वेट क्यों कर दिया? क्योंकि यही तो क्वेश्चन में गिवन है कि सेविंग्स ऑफ ए जो है वो सेविंग्स ऑफ बी के इक्वल है। अब इसके बाद हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, हम लोग सीधा इसको कट करेंगे और इसको लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 2000 माइनस एक्स। तो अगले ही स्टेप में बन गया x इज इक्वल्स टू 6000 माइनस 3x। इसको यहाँ खींच दो, 4x की वैल्यू हो गई 6000, यहाँ से x आएगा तुम्हारा 1500। और x तुमने किसकी सैलरी मानी थी? तो वो तुमने मानी थी a की, तो वो हो गया 1500। और तो b क्या होगा? 2000 माइनस एक्स। तो 2000 माइनस 1500 करोगे तो 500 आ जाएगा। अब जरा एक बार देखो समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन इजी क्वेश्चन में आता है, ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का, 6th क्वेश्चन होगा ये। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक बॉक्स है, सोच लो ये बॉक्स है, इसके अंदर में दो तरह की चीजें हैं, एक कॉइन और एक रिंग। कॉइन जो है वो दो तरह के हैं, गोल्ड के या फिर सिल्वर के, और रिंग जो है वो भी या तो सिल्वर के हैं या फिर गोल्ड के हैं। क्वेश्चन तुमको ऑलरेडी बता चुका है कि 60% ऑब्जेक्ट्स जो हैं बॉक्स के अंदर में दे आर कॉइन्स, और 40% रिंग्स जो हैं दे आर ऑफ गोल्ड, और 30% कॉइन्स जो हैं दे आर ऑफ सिल्वर। बस उसके बाद वो तुमको पूछता है व्हाट परसेंटेज ऑफ गोल्ड आर्टिकल्स आर देयर इन द बॉक्स। मतलब बॉक्स के अंदर में टोटल गोल्ड आर्टिकल्स का परसेंटेज कितना है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, एक्चुअली मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, तुम खुद ही सोच सोच के थोड़ा सा करो, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
अगर ध्यान से सुनोगे तो फ्लो चार्ट मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए बना दिया है, तो बहुत इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। करो जरा। थर्टी फोर आ रहा है, थोड़ा सा गलती हो गया मेरे ख्याल से, या तो तुम क्वेश्चन रीड गलत कर रहे हो। अच्छा एक चीज़ बताओ, कॉइन्स तुम्हारे अगर 60% हैं तो रिंग्स तो 40% होंगे, ये तो पहला स्टेप हो गया यहाँ पे। अब उन 40% रिंग्स में से गोल्ड के रिंग 40% हैं, तो यहाँ पे लिखो 16, और सिल्वर कॉइन्स 30% हैं, जबकि कॉइन्स टोटल 60% थे, उसमें से सिल्वर कॉइन्स अगर 30% है तो ये 18 होगा। अब इस 60 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा 42, और यहाँ पे 40 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 24 लिखना पड़ेगा। बट तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ गोल्ड आर्टिकल्स, तो गोल्ड वाला पार्ट तो ये रहा ना, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 42 + 16 तुम्हारा आंसर हो जाता है 58। और अगर तुमको यही वो पूछा होता सिल्वर, तो बाकी तुम देख लो 42 का बनेगा। अब ये जो मैंने किया, इस कैलकुलेशन को देखो, मैंने देख देख के ही किया है, कुछ ज़्यादा खास स्टेप्स नहीं है इसके अंदर में। समझ में आ रहा है क्या क्या किया हुआ है मैंने क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में 60% ऑब्जेक्ट्स को तो वो कॉइन बता रहा था, तो 100% मान के रिंग जो होगा वो 40% होगा। अब उस रिंग्स के अंदर जो कि 40% है, उसमें से गोल्ड रिंग 40% है, तो 40 का 40% तो 16 हो गया, मतलब 16% आउट ऑफ 40% रिंग आर ऑफ गोल्ड, तो सिल्वर रिंग जो होगा वो 24% होगा। सेम उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कॉइन्स की, तो कॉइन्स में आउट ऑफ 60% कॉइन्स, क्वेश्चन कह रहा है कि 30% कॉइन्स सिल्वर का है, तो 60% का 30% निकालो तो वो 18 बनता है, तो सिल्वर कॉइन्स टोटल 18 हो गए आउट ऑफ 60, तो गोल्ड कॉइन्स जो होंगे वो 42 होंगे। और अब तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे फाइनली पूछ रहा है कि गोल्ड आर्टिकल्स बॉक्स के अंदर कितने हैं, तो यहाँ से आया 42, यहाँ से आया 16, दोनों को ऐड किया, आंसर आ गया 58। अब बोलो आया कुछ समझ में? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, थैंक यू।